हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिनिश किया था और आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हम लोग आईपीएसी नेमिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट में हम सबसे पहले जो नेमिंग करते हैं वो नेमिंग सबसे पहले हम कैटायन का नेमिंग करते हैं, देन हम एनायन का नेमिंग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी हम लोग सबसे पहले बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट में हम सबसे पहला नेमिंग जो होगा हम कैटायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे, फिर हम एनायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे। चाहे वो कैटायनिक पार्ट सिंपल हो, चाहे वो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है कि ये मेरे पास Na3FeCN6 ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पे जो सोडियम है ये कैटायनिक पार्ट है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये एनायनिक पार्ट है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है और यहाँ पे सोडियम जो है ये कैटायनिक पार्ट है। तो यहाँ पे सोडियम को आप बोलोगे कि बेसिकली ये सिंपल कैटायन है। तो सोडियम यहाँ पे सिंपल कैटायन है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ले रहा हूँ कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है COEN और ये मैंने ले लिया Cl3। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स है और ये दूसरा पार्ट जो है ये सिंपल एनायन है। तो यहाँ पे जो है Cl ये सिंपल एनायन की तरह है। फर्स्ट पार्ट कैटायनिक है एंड सेकंड पार्ट एनायनिक है। तो यहाँ पे ये सिंपल एनायन है और ये पूरा का पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो इनफैक्ट होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट में हम सबसे पहले नेमिंग जो है कैटायनिक पार्ट का करते हैं, उसके बाद हम एनायनिक पार्ट का नेमिंग करते हैं। तो यहाँ ज़रा देखेंगे कि यहाँ पे कैटायनिक पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कैटायनिक पार्ट जो है ये सिंपल कैटायन जो है, यहाँ पे सोडियम जो है सिंपल कैटायन है यहाँ पे। तो मैंने आईपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिक्टेट किया है कि आईपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड positive part, that is cationic part, is named first whether it is simple और complex। जो पहला नेमिंग होगा वो कैटायनिक पार्ट का नेमिंग होगा, चाहे वो सिंपल कैटायन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। तो इन द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ कैटायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में सबसे पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम एनायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे। चाहे वो कैटायनिक पार्ट सिंपल हो चाहे वो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो पहला नेमिंग जो होगा कैटायनिक पार्ट का होगा, उसके बाद हम एनायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे। तो यहाँ जरा देख लें, मैंने फर्स्ट पॉइंट डिक्टेट किया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और ये दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। पहले हम लोग आईपीएसी नेमिंग में सारे रूल को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आप यहाँ देख लो कि इन द आईपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट दैट इज कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट। तो पहला नेमिंग कैटायनिक पार्ट का होगा, चाहे वो कैटायन कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो कैटायन सिंपल हो। तो पहले हम सिंपल कैटायन या कॉम्प्लेक्स कैटायन का नेमिंग करेंगे। उसके बाद देखें कि क्या होता है कि यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है इसका नेमिंग करना है, तो इस अंदर वाले पार्ट को नेमिंग करने के लिए हम सबसे पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे। और यदि लिगेंड मोर देन वन टाइप है तो हम उन लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मान लो कि अमाइन है और एक्वा है, तो पहले हम नेमिंग अमाइन का करेंगे फिर हम एक्वा का करेंगे। मान लो कि मेरे पास क्लोरो है और साइनो है, तो पहले हम नेमिंग क्लोरो का करेंगे फिर हम साइनो का करेंगे। इनफैक्ट होता क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे यदि मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है तो
तो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिया है कि यदि कॉम्प्लेक्स के पार्ट का नेमिंग करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करना है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के नेमिंग में सबसे पहले हम नेमिंग लिगेंड का करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यदि मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है तो सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे आप नोट करेंगे, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ligands are named first according to alphabetical order followed by the name of central metal atom। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नेमिंग करेंगे एंड लिगेंड का नेमिंग करने के बाद हम मेटल का नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अगर लिगेंड यहाँ पे मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा लिगेंड है, तो बेसिकली एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है, तो बेसिकली उन लिगेंड को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एंड फाइनली मेटल का नेमिंग करेंगे। और मेटल का नेमिंग करने के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेटल के नेमिंग करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट लिया है इन द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ कैटायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स followed by the name of anionic part। एंड सेकेंड पॉइंट लिया है मैंने कि इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट वी राइट name of ligands according to their alphabetical order followed by the name of central metal atom। तो ये दो पॉइंट जो है आप यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कर लो और ये आईपीएसी नेमिंग के दोनों पॉइंट को पहले आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरे और चौथे पॉइंट की। सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद फाइनली हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। और ध्यान रहे आपके 12th बोर्ड में हर साल एक या दो क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग से होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, फिर आपको नेमिंग बोलेगा कि इसका नेमिंग करो, या आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कर देगा, फिर बोलेगा इसका फॉर्मूला लिखो। तो ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे, फिर मैं तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करता हूं। ओके, तो थर्ड पॉइंट में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखें कि यदि एक ही तरह के एक से ज़्यादा लिगेंड हो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो कि ये CO और ये H2O होल ट्वाइस है, और ये मेरे पास है NH3 होल 4 है, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये Cl3 ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स है। या मान लो कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है COEN होल थ्राइस और ये Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। तो जरा देखेंगे कि कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे जब एक से ज़्यादा, मतलब एक ही तरह का लिगेंड एक से ज़्यादा हो, तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा यूज करते हैं, ठीक ना। इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा आर यूज्ड टू देयर नेम। यदि एक ही तरह के लिगेंड दो या दो से अधिक होते हैं, तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि लिगेंड के नेमिंग में प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऑलरेडी यूज हो रहा होगा, तो उस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा की जगह पे हम लोग 20, 30, टेट्रा किस ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। तो आप इस तीसरे पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली तीसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा। तो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू द लिगेंड। यदि दो या दो से ज्यादा लिगेंड हो एक तरह के, तो बेसिकली उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा प्रोवाइड करेंगे लिगेंड के साथ, लिगेंड के नेमिंग के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एक्वा है तो हम डाई एक्वा बोलेंगे, और 4 अमाइन है तो टेट्रा अमाइन बोलेंगे। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा, इफ द लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन
any of these prefixes, then to avoid confusion, prefix bis, tris, tetra, quis, penta, quis, etc. are provided instead of di, tri, tetra, penta, and ligands name are placed in parenthesis. यदि लिगेंड के नेमिंग में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज हो रहा होगा, तो अब हम वापस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज नहीं करेंगे। अगर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अगर लिगेंड के नेमिंग में पहले से यूज हो चुका है और उसके प्रीफिक्स के लिए वापस आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अगर यूज करते हैं तो इनफैक्ट उस लिगेंड के नेमिंग का मीनिंग बदल जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को हम अवॉइड करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा की जगह पे हम लोग प्रीफिक्स bis, tris, tetra, quis यूज करेंगे। जैसे कि देखो कि मैंने ये क्या लिखा है अगला सेंटेंस, इफ द लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन एनी ऑफ दिस प्रीफिक्सेस, मतलब ऊपर वाला डाई, ट्राई, दिस प्रीफिक्सेस, देन टू अवॉइड कंफ्यूजन prefix bis, tris, tetra, quis, penta, quis, etc. are provided instead of di, tri, tetra, penta and ligands name are placed in parenthesis. जब प्रीफिक्स आप bis, tris, tetra, quis यूज करेंगे तो लिगेंड का जो नेमिंग होगा उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेमिंग लिया है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया है COEN होल थ्राइस और ये हमारे पास Cl3 है। तो यहाँ जरा देख लिए, EN का नेमिंग जो होता है, EN को हम बोलते हैं इथिलीन डाई अमाइन, EN को हम बोलते हैं इथिलीन डाई अमाइन बोलते हैं। अब इथिलीन डाई अमाइन जब आप नेमिंग करेंगे तो इसके नेमिंग में पहले से यहाँ पे डाई प्रीफिक्स लगा हुआ है। अब दोबारा यहाँ पे जब यहाँ पे तीन इथिलीन डाई अमाइन है तो यहाँ पे इस 3 नंबर के लिए हम ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस इथिलीन डाई अमाइन के नेमिंग में पहले से बेसिकली प्रीफिक्स डाई लगा हुआ है। तो अब दोबारा हम यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम bis, tris, tetra, quis यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इथिलीन डाई अमाइन, तो इस 3 के लिए हम लोग ट्रिस यूज करेंगे। अब जब आप ट्रिस लिखोगे यहाँ पे बेसिकली जब प्रीफिक्स ट्रिस लिखोगे तो इस इथिलीन डाई अमाइन का जो नेमिंग होगा इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं आप प्रीफिक्स bis, tris, tetra, quis, penta, quis यूज करेंगे वहां पे जो लिगेंड का नेमिंग होगा उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब जरा ध्यान देंगे कि इनफैक्ट होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिया क्या है कि मैंने ये ले लिया, ये मिथाइल अमाइन लिया, ये NH3 को अमाइन बोलते हैं। अब यहाँ से एक H हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया ये NH2CH3, तो अब इसका नेमिंग हो जाएगा ये मिथाइल अमाइन हो जाएगा इसका नेमिंग। लेकिन ध्यान रहे मिथाइल अमाइन हो जाएगा इसका नेमिंग, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ ऐसे हो कि ये कोई मेटल है और फिर ये मेरे पास NH2 और ये CH3 ये होल ट्वाइस कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने, मान लो कि ये इस तरीके से है, मेटल के साथ ये लिगेंड कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप यहाँ पे नेमिंग इसका करेंगे डाई मिथाइल, ठीक ना, यहाँ पे क्या नेमिंग करेंगे बेसिकली डाई मिथाइल अमाइन, एंड डाई मिथाइल मतलब इस 2 के लिए आप डाई यूज करोगे और इसका नेमिंग जो है मिथाइल अमाइन है। तो जब यहाँ पे आप नेमिंग करोगे डाई मिथाइल अमाइन, तो डाई मिथाइल अमाइन का मतलब मैं ये समझूंगा कि एक के अमाइन के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ, तो इनफैक्ट जो होता है मीनिंग जो होगा वो बदल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वापस हम प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये यूज ना करके हम bis, tris, tetra, quis ये प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। और जब bis, tris, tetra, quis, penta, quis ये प्रीफिक्सेस यूज होंगे तो जो एक्चुअल लिगेंड है, जो लिगेंड का नेमिंग है, उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक ना। जैसे मान लो कि O2 न्यूट्रल लिया, अब O2 न्यूट्रल लिया है तो इस O2 न्यूट्रल को हम डाई ऑक्सीजन बोलेंगे, तो अब इसका एक्चुअल नेमिंग डाई ऑक्सीजन है। अब इसके नेमिंग में पहले से डाई आ चुका है, अब इसको अगर ऐसे होल ट्वाइस करके नेमिंग किया जाएगा तो अब इसका नेमिंग हो जाएगा डाई ऑक्सीजन। बट ये डाई ऑक्सीजन नेमिंग करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा।
तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टू की जगह पे यहाँ पे हम प्रीफिक्स जो होगा बिस यूज करेंगे और इस डाइऑक्सीजन को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। तो जब किसी लिगेंड के नेमिंग में, एक्चुअल नेमिंग में ऑलरेडी प्रीफिक्सेस डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज हो चुके होंगे, तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इनफैक्ट डाइट्राई टेट्रापेंटा यदि किसी लिगेंड के नेमिंग में यूज हो चुका होगा तो वापस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाइट्राई टेट्रापेंटा यदि यूज करते हैं तो मीनिंग बदल जाता है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डाइट्राई टेट्रापेंटा की जगह 20-30 टेट्राकिस यूज करेंगे। लेकिन जब आप प्रीफिक्स 20-30 टेट्राकिस यूज करोगे तो जो लिगेंड होगा उस लिगेंड के नेमिंग करते समय उस लिगेंड के नेमिंग को आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो मैंने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया है कि इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, if there are several ligands of the same type, then prefix di-tri-tetrapenta are used to their name. If the ligand naming containing already these prefixes, that is di-tri-tetrapenta, then to avoid confusion, prefix bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. are used instead of di-tri-tetrapenta. यदि ligand के नेमिंग में ऑलरेडी डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज हो चुका हो या लिगेंड के या डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज करने से लिगेंड का मतलब बदल जाए, इनफैक्ट वहाँ पे मीनिंग बदल जाए, तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज ना करके 20-30 टेट्राकिस यूज करते हैं। जैसे देखो कि ये है बेसिकली मिथाइल अमाइन है। अब मिथाइल अमाइन कहीं यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा है तो आप इसका नेमिंग करेंगे ऐसे डाई मिथाइल अमाइन। तो डाई मिथाइल अमाइन का मतलब ये हो गया कि एक नाइट्रोजन के साथ बेसिकली यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, बट एक्चुअली एक अमाइन के साथ एक मिथाइल है, ठीक ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जहाँ पे ये कन्फ्यूजन आए वहाँ पे हम लोग डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज ना करके हम 20-30 यूज करेंगे, ठीक ना। जनरली होता क्या है कि जब किसी लिगेंड के नेमिंग में ऑलरेडी डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज हो चुका है तो उस कन्फ्यूजन को, मतलब डाइटेट्रापेंटा यूज हो चुका है, तो फर्दर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाइट्राई टेट्रापेंटा की जगह पे हम लोग 20-30 यूज करते हैं। लेकिन जब आप प्रीफिक्स 20-30 लगाएंगे तो जो लिगेंड का नेमिंग होगा उस लिगेंड के नेमिंग को आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं एक बार वापस रीड कर देता हूं कि इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप देन प्रीफिक्स डाइट्राई टेट्रापेंटा आर प्रोवाइडेड टू द लिगेंड। यदि एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक लिगेंड है तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज करते हैं। इफ द लिगेंड्स नेमिंग ऑलरेडी कंटेन of these prefixes, then to avoid confusion, prefix bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. are provided instead of ditri tetrapenta. यदि ऑलरेडी लिगेंड के नेमिंग में डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज हो चुका है तो अब वापस डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज नहीं करेंगे, हम लोग प्रीफिक्स bis, tris यूज करेंगे। एंड लिगेंड नेम प्लेस इन पैरेंथेसिस, और लिगेंड का जो नाम होगा वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रहे लिगेंड के नेमिंग में पहले से डाइट्राई हो तो हम प्रीफिक्स डाइट्राई टेट्रापेंटा नंबर के लिए यूज नहीं करेंगे, 20-30 यूज करेंगे। या डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज करने से मीनिंग बदल जाए उस सिचुएशन में भी हम लोग वापस डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज नहीं करेंगे, हम लोग प्रीफिक्स जो होगा 20-30 टेट्राकिस एक्सेट्रा यूज करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से नोट्स बना के तीसरे पॉइंट को भी नोट करेंगे। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ चौथे पॉइंट पे। ओके, तो थर्ड पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट को आप देखेंगे। हालांकि मैंने लिगेंड के नेमिंग में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जो एनायन होते हैं उन एनायन के नेमिंग में लास्ट लेटर ई होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, इन सब के नेमिंग में, एनायन के नेमिंग में बेसिकली लास्ट लेटर ई होता है। लेकिन अगर वो एनायन लिगेंड की तरह काम करेगा तो ई लेटर को हम लोग ओ में रिप्लेस कर देंगे। जैसे क्लोराइड से क्लोराइड हो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइड हो, सल्फेट से सल्फेट हो, नाइट्रेट से नाइट्राइट हो। और पॉजिटिव लिगेंड का जो सफिक्स होता है वो IUM होता है, EM, जैसे नाइट्रोसोनियम, ठीक ना, हाइड्राजीनियम, इस तरह से लिगेंड हम लेते हैं। पॉजिटिव लिगेंड तो सफिक्स EM लगता है।
एंड न्यूट्रल लिगेंड का नेमिंग में कोई स्पेसिफिक सफिक्स यूज नहीं करते हैं। जनरली न्यूट्रल लिगेंड के नेमिंग में हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं, एक्सेप्ट NH3H2O NO CO, CO NO H2O NH3, इन 4 लिगेंड का स्पेसिफिक नेम होता है, बाकी सबका कॉमन नेम होता है न्यूट्रल लिगेंड के लिए, ठीक है ना। तो आप चौथे पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करोगे, देखोगे मैंने फोर्थ पॉइंट क्या लिया है कि नेगेटिव लिगेंड्स हैविंग सफिक्स O, पॉजिटिव लिगेंड्स हैविंग सफिक्स EM, बट न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेसिफिक सफिक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड्स का कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि यदि आपके पास हाइड्रा एसिड है, तो हाइड्रा एसिड का जब आप नेमिंग करते हैं या हाइड्रा एसिड से जब आप एनायन बनाओगे, तो जो एनायन होगा उस एनायन का सफिक्स जो होगा आइड होगा। हाइड्रा एसिड का जो एनायन होगा उस एनायन का सफिक्स जो होता है आइड होता है। और ओल्ड कन्वेंशन में पूरे के पूरे आइड को आप O में रिप्लेस कर दोगे, ओल्ड कन्वेंशन में। जैसे देख लो ये F नेगेटिव है, तो F नेगेटिव को हम बोलते हैं फ्लोराइड, तो ये पूरा आइड जो होगा O में रिप्लेस हो जाएगा। तो जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको आप ओल्ड कन्वेंशन में फ्लोरो बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देख लो कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये Cl नेगेटिव है, तो ये Cl नेगेटिव का एक्चुअल नेमिंग क्लोराइड है, Br नेगेटिव का एक्चुअल नेमिंग जो है ब्रोमाइड है, और I नेगेटिव का एक्चुअल नेमिंग जो है यहाँ पे आयोडाइड है। लेकिन जब आप इसको लिगेंड की तरह देखोगे तो ये आइडो बोलेंगे, इसको हम आइडो बोलेंगे, लिगेंड की तरह देखेंगे तो बेसिकली पूरा का पूरा आइड जो होगा O में रिप्लेस हो जाएगा। अब ये ब्रोमाइड है तो इसको आप ब्रोमो बोलोगे, और ये क्लोराइड है तो इसको आप क्लोरो बोलोगे। सिमिलरली मान लो मैंने ये Cn नेगेटिव लिया, तो Cn नेगेटिव का एक्चुअल नेमिंग जो होता है साइनाइड होता है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको आप साइनो बोलोगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो आइड होगा वो O में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक ना। ये तो हमारा तरीका है, ओल्ड कन्वेंशन है। ये ओल्ड कन्वेंशन में ऐसे हम नेमिंग करते हैं, लेकिन एज पर IUPAC रिकमेंडेशन 2006 सबको सिमिलर कर दिया गया है। एज पर IUPAC रिकमेंडेशन 2006 ये पूरा का पूरा आइड जो होगा O में रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ E को O में रिप्लेस करेंगे, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ हम E को O में रिप्लेस करेंगे एज पर IUPAC रिकमेंडेशन 2006। तो इसको आप नोट कर लें। फिर मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगा कि बेसिकली नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, नए रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से नेमिंग करना है। ओके तो आप देखो कि मैं कुछ हाइड्रा एसिड का एनायन यहाँ पे लिया हूँ, और मैं नए रिकमेंडेशन और नए रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू 2006 IUPAC रिकमेंडेशन, जहाँ पे सफिक्स नेमिंग में आइड होगा वहाँ पे E को O में रिप्लेस कर देंगे। आइड को अब हम आइडो बोलेंगे। जैसे F नेगेटिव को आप फ्लोराइड बोलते हो, तो यहाँ पे फ्लोराइड से ये हो जाएगा फ्लोराइडो, नए रूल के अकॉर्डिंग। बट पुराने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लोराइडो की जगह आप फ्लोरो लिखोगे, तो आप इसको गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरो जो है ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है एंड फ्लोराइडो जो है न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो नए रूल के अकॉर्डिंग सारा नेमिंग सिमिलर कर दिया गया है। सिर्फ एनायन के नेमिंग में जो लास्ट लेटर E होता है उस E को अब O में रिप्लेस करेंगे। तो ये नए रूल के अकॉर्डिंग है और ये पुराने रूल के अकॉर्डिंग है। तो Cl नेगेटिव का नेमिंग यहाँ पे जैसे एक्चुअल नेमिंग क्लोराइड होता है, तो अब क्लोराइड से इसको आप क्लोराइडो बोलोगे। इसको ब्रोमाइड एक्चुअल नेमिंग होता है, इसको आप ब्रोमाइडो बोलेंगे। इसको आयोडाइड बोलते हैं, तो अब आयोडाइड से ये आयोडाइडो, और ये ऑक्साइड होता है तो ये ऑक्साइड से इसको ऑक्साइडो। O2-2 ये होता है पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड से इसको आप पर ऑक्साइडो बोलोगे, ठीक है ना। यहाँ पे NH2 नेगेटिव को आप अमाइड बोलते हैं, तो अमाइड से अमाइडो।
ये अजाइड है तो अजाइड से अजाइडो, ये नाइट्राइड है तो नाइट्राइड से नाइट्राइडो, और ये Cn नेगेटिव साइनाइड है तो इसको आप साइनाइडो बोलोगे, साइनाइडो। और Nc नेगेटिव आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसका नेमिंग होता है, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। लेकिन जब ये लिगेंड की तरह होगा तो ई को हम ओ में रिप्लेस करके लिखेंगे। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह होगा तो इसको आप हाइड्रोक्साइडो बोलोगे, हाइड्रोक्साइडो बोलोगे। बट ओल्ड कन्वेंशन में आप पूरा का पूरा आइड की जगह पे O लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक और ये है लिगेंड H नेगेटिव, तो H नेगेटिव को सिंपली आप हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन लिगेंड की तरह काम करेगा तो हम हाइड्राइडो बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे O2-1 है तो O2-1 को आप सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो सुपर ऑक्साइडो बोलेंगे। तो एज पर IUPAC रिकमेंडेशन 2006 हम लोग सारे नेमिंग को एक जैसा करते हैं, सारे नेमिंग को एक जैसा कर देते हैं। एज पर IUPAC रिकमेंडेशन 2006 हम लोग सारे नेमिंग को एक जैसा कर देते हैं। जितने भी एनायन है उन एनायन के नेमिंग में लास्ट लेटर ई है, अब उस ई की जगह पे हमें ओ लगा देना है। जैसे क्लोराइड से क्लोराइडो, नाइट्रेट से नाइट्रेटो, सल्फेट से सल्फेटो। ये जो मैंने एनायन लिया है ये बेसिकली हाइड्रा एसिड से बने हुए एनायन है। तो यदि आप ऑक्सी एसिड का एनायन लेंगे तो जो आप ऑक्सी एसिड का जब आप नेमिंग करते हैं तो ऑक्सी एसिड के नेमिंग में सफिक्स जो होता है या तो इक होता है या तो अस होता है, और इक वाले एसिड से एनाइन बनाएंगे तो उसको हम एट में कन्वर्ट कर देंगे, और अस वाले एसिड से एनाइन बनाएंगे तो उसको हम आइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो ऑक्सी एसिड होगा उस ऑक्सी एसिड का यदि आप एनाइन लेते हैं तो उस एनाइन के नेमिंग में आपको सफिक्स मिलेगा या तो एट या तो आइट। अब एट और आइट जो होगा उसका जो लास्ट लेटर ई होगा एट का और आइट का, उस ई को हम ओ में रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आगे ऑक्सी एसिड के एनाइन का भी एग्जाम्पल लूँगा, ठीक ना। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके अच्छे से इसको नोट करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे एनाइंस ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के एनाइन जब लिगेंड की तरह काम करेंगे तो किस तरह से ऑक्सी एसिड के एनाइन जब लिगेंड की तरह काम करेंगे तो उसका नेमिंग कैसे किया जाएगा, मैं उसका एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है एनायंस ऑफ ऑक्सी एसिड। अब एनायंस ऑफ ऑक्सी एसिड लेंगे तो ऑक्सी एसिड के एनायन में सफिक्स या तो एट होगा या तो आइट होगा। तो सफिक्स एट होगा तो लिगेंड की तरह काम करेगा तो एटो बना देंगे, और आइट होगा तो यहाँ पे आइटो बना देंगे। जरा देख लें कि जैसे ये SO4-2 है, अब SO4-2 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं, यहाँ पे सफिक्स एट आ गया। एंड SO3-2 को हम लोग सल्फाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे सफिक्स आइट आ गया। तो जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम सल्फाइटो बोलेंगे और इसको हम सल्फेटो बोलेंगे, इसको हम सल्फेटो बोलेंगे। H2O3-2 को हम लोग थायो सल्फेट एक्चुअल नेमिंग होता है, थायो सल्फेट। अब थायो सल्फेट है तो अब इसको आप थायो सल्फेटो बोलोगे, थायो सल्फेटो बोलोगे इसको, ठीक है। अब ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट है तो बेसिकली इसको हम नाइट्रेटो बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। अब यहाँ पे नाइट्राइट जो है इसको आप नाइट्रेटो लिखोगे, कॉम्प्लेक्स में एज ए लिगेंड काम करेगा, तो ठीक है ना। ये CH3COO, इसको आप एसीटेट बोलते हैं, CH3COO नेगेटिव एसीटेट। लेकिन जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको आप एसीटेटो बोलेंगे, और ये एक्चुअल नेमिंग इसका कार्बोनेट होता है, लेकिन जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको आप कार्बोनेटो बोलोगे, ठीक है ना। एंड C2O4-2 ये ऑक्जिलेट है तो लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम ऑक्जिलेटो बोलेंगे। और ये है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि भाई केमिस्ट्री में जितने भी एनायन हैं उनका तीन तरह का सफिक्स आता है, या तो IDE आता है सफिक्स, या तो IDE आता है जब हाइड्रा एसिड होता है, और जब ऑक्सी एसिड होता है या तो एट आएगा या सफिक्स जो होगा या तो आइट आएगा। अब ये आइड, एट, आइट ये एक्चुअल नेमिंग होते हैं एनायन के।
अब होगा क्या कि जब वो एनायन लिगेंड की तरह काम करेंगे तो अगर कहीं सफिक्स आइड होगा तो उसको आइडो में बदल देंगे, एट होगा तो एटो में बदल देंगे, और आइट होगा तो आइटो में बदल देंगे। ठीक ना। वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करके ये नोट कर लेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ एनायन के जो भी लिगेंड्स है, ऑक्सी एसिड से जो एनायन बना और ये एनायन जब लिगेंड की तरह काम करेंगे तो किस तरह से नेमिंग किया जाएगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड की बात करूँगा, कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड की बात करूँगा जिनका सफिक्स जो होता है लास्ट लेटर ओ नहीं होता है, YL ही होता है। कुछ ऐसे नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं जिनका सफिक्स जो होता है YL ही होता है, सफिक्स जो होता है O नहीं होता है। तो नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैविंग सफिक्स YL इज नॉट रिप्लेस्ड बाय O। तो मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड का एग्जाम्पल लूँगा और जहाँ कहीं भी नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड दिखेगा आप उसका सफिक्स YL ही लिखेंगे। ठीक ना, उसको O में रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक ना, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे बेसिकली क्या है कि नेगेटिव लिगेंड्स में ध्यान रखेंगे, नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैविंग सफिक्स YL इज नॉट रिप्लेस्ड बाय O। अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड है, नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड है और उसका सफिक्स YL है तो उसको O में रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे CH3 नेगेटिव को आप मिथाइल बोलेंगे, C2H5 नेगेटिव को आप इथाइल बोलेंगे एंड C6H5 नेगेटिव को आप फिनाइल बोलेंगे एंड C5H5 नेगेटिव को आप साइक्लोपेंटाडाइइनाइल बोलेंगे। एंड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यूँ है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। मैंने पाई एसिड लिगेंड में डिस्कस किया हुआ, ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है और ये अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और लोन पेयर जो होता है बेसिकली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। तो C5H5 नेगेटिव बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला जो है C5H5 नेगेटिव है, इसको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल बोलते हैं और यहाँ पे वाइल्ड सफिक्स को O में रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ध्यान रहे जब नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड होंगे तो उनका सफिक्स जब YL होगा तो उसको O में हम रिप्लेस नहीं करेंगे। अब देखिए आगे की ओर पॉजिटिव लिगेंड्स, आगे की ओर देख लें आप यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड के लिए सफिक्स हम लोग IUM यूज़ करते हैं, सफिक्स IUM यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे NO पॉजिटिव लिया है तो NO पॉजिटिव को हम नाइट्रोसोनियम बोलेंगे एंड N2H5 पॉजिटिव को हम हाइड्रोजीनियम बोलेंगे। अब फाइनली यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिगेंड की बात करूँगा। तो न्यूट्रल लिगेंड के लिए ध्यान रखेंगे यूजुअली कॉमन नेम आर प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल लिगेंड्स। जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनके लिए हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट किसको किसको छोड़कर NOCO NH3 और वाटर, NOCO NH3 और वाटर, इन चार को छोड़कर जो भी आपके पास बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड मिलेंगे उनका आप नेमिंग करेंगे कॉमन नेम। ठीक है ना। तो इसको आप फिर वापस वीडियो को पॉज करेंगे, ये पॉइंट नोट करेंगे, एक दो पॉइंट और बच गया उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक ना। NH3CO NO और H2O को छोड़कर बाकी जो भी न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनका हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं, उनका हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं। अब देखिए NH3 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, NH3 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे और H2O के लिए क्या यूज़ करेंगे, CO के लिए क्या यूज़ करेंगे और NO के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो इनफैक्ट इन चार को छोड़कर कौन कौन है, एक तो हमारे पास NO है, दूसरा CO है। तो NO को हम बेसिकली नाइट्रोसिल बोलते हैं और CO को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं और H2O को हम लोग बेसिकली एक्वा बोलते हैं और NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं। अब ध्यान रहे जब आप IPSC नेमिंग करोगे तो अमाइन के नेमिंग में डबल M यूज़ करेंगे, इसको आप मिस्टेक नहीं करेंगे, अमाइन के नेमिंग में डबल M यूज़ करेंगे। तो NO CO H2O NH3 इनका अपना
स्पेसिफिक नेम होता है, बाकी सारे न्यूट्रल लिगेंड का हम कॉमन नेम यूज करेंगे। बेसिकली इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोसिल बोलेंगे, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल बोलेंगे, इसको वाटर बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स में इसको एक्वा बोलेंगे, इसको अमोनिया बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स में इसको हम अमाइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, 2 पॉइंट और बच गए हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आप 6 पॉइंट ले लो, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये छठा पॉइंट होगा। अब ध्यान रखें कि जब जैसे मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास Na, जैसे मान लो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है Na3FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम लोग फाइनली सिंपल कैटायन का नेमिंग और लिगेंड का नेमिंग कर देंगे तो उसके बाद हम मेटल का नेमिंग करेंगे, और मेटल के नेमिंग के बाद जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस 1 2 3 4, इस तरह से हम रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया छठा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरल इंक्लूडिंग 0 इन पैरेंथेसिस इमीडिएट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। जब आप सिंपल कैटायन का नेमिंग कर देंगे, लिगेंड का नेमिंग कर देंगे, उसके बाद मेटल का नेमिंग करेंगे, और जब मेटल का नेमिंग करेंगे तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको आप रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे इंक्लूडिंग 0। जैसे देखो कि यहाँ पे बेसिकली आयरन पे जब चार्ज निकालेंगे तो आयरन पे चार्ज जो आएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा तो फाइनली मेटल का नेमिंग करने के बाद आप आयरन के चार्ज को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। आयरन के नेमिंग के बाद, इस सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। तो अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर, जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस सेंट्रल मेटल एटम के इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ, इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ हम लोग यहाँ पे सफिक्स ATE यूज़ करेंगे, 8 यूज़ करेंगे। जैसे आयरन होगा तो फेरेट बोलेंगे, जिंक होगा तो जिंकेट बोलेंगे, ऑस्मियम होगा तो ऑस्मेट बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम सफिक्स 8 यूज़ करेंगे। और सफिक्स 8 आप तब यूज़ करोगे जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में हो। जैसे कि यहाँ देखो कि ये सिंपल कैटायन है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इस कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर आयरन है तो इस आयरन का नेमिंग जो होगा फेरेट होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया कि मेरे पास ये CO है और ये EDTA है और EDTA, और यहाँ पे चार्ज मैंने ये -1 ले लिया। -1 लेने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है एनायन है, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के नेमिंग में हम लोग सफिक्स 8 यूज़ करेंगे। तो जब कोबाल्ट का नेमिंग होगा तो यहाँ पे कोबाल्टेट बोलेंगे। तो ध्यान रहे कि इफ द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन देन सफिक्स 8 इज यूज्ड इन देयर इंग्लिश और लैटिन नेम एंड नो स्पेसिफिक सफिक्स इज यूज्ड when the central metal atom present in complex cation और complex neutral molecule। जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होगा तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सफिक्स हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा तो उस कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ हम लोग सफिक्स 8 यूज करेंगे। तो अगले पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा कि बेसिकली जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा तो किस तरीके से आप सफिक्स 8 यूज करेंगे। और ध्यान रहे जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो तो मेटल एटम के लिए, सेंट्रल मेटल एटम के लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे रूल डिस्कस कर दिए हैं। 2 पॉइंट और डिस्कस करना है आईपीएससी नेमिंग के रूल में, तो अगले लेक्चर में हम लोग वो 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में बेसिकली हमारे पास 4 तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन,
एंड सिंपल एनायन, और एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिलेंगे, एंड कुछ कॉम्प्लेक्स जो होगा आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में मिलेगा। तो ध्यान रहे, आप शुरू से वीडियो लेक्चर एक एक करके देखते रहें तो आपको काफ़ी ये टॉपिक आसान लगेगा, काफ़ी वेटेज वाला भी टॉपिक है और आप एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। और इस वीक में मैं आप लोग को काफ़ी सारा DPP, अगले वीक में मैं आप लोग को काफ़ी सारा DPP प्रोवाइड करूँगा जिसको आप सॉल्व करेंगे और उसे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ रूल डिस्कस किया है और रूल में भी मैंने 2 रूल बताना अभी छोड़ दिया है जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।